विपक्षी एकता की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10 या 12 जुलाई को शिमला में अगली बैठक होगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही मानसूनी हवाओं ने पश्चिमी बिहार के बाद अब पूर्वी यूपी का रुख कर लिया है। माना जा रहा है कि शनिवार की शाम या फिर रविवार की सुबह तक जनपद से मानसूनी हवाएं गुजरेंगी, यानी शनिवार की शाम या रविवार को झमाझम बारिश हो सकती है। अमेरिका के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में साझेदारी से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई गति मिलने की संभावना है। भारत इसी साल चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और अगले साल अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की तैयारियों में है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने एक नई बीमा योजना की पेशकश की है। इस योजना का नाम धनवृद्धि है। LIC ने कहा है कि इस बीमा योजना की बिक्री 23 जून से प्रारंभ हो गई है और यह 30 सितंबर को बंद हो जाएगी। पॉलिसी जारी करते समय अगर धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को वित्तीय मदद देने का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। वहीं मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर एक गारंटी शुदा राशि देने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। MP पुलिस में कांस्टेबल की 7090 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 26 जून 2023 से प्रारंभ होंगे। अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 है। कांस्टेबल GD और रेडियो ऑपरेटर को कुल मिलाकर 7411 पदों पर यह भर्ती होगी। SSC ने CAPF और दिल्ली पुलिस में SI भर्ती परीक्षा पेपर 2 की फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने आंसर की के साथ संबंधित प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की और प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग की वेबसाइट पर 7 जुलाई 2023 तक उपलब्ध रहेगी। यूपी पुलिस भर्ती 2023 अपडेट। CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती में आवेदन करना चाह रही महिलाओं को गुड न्यूज दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य की गई है। विपक्षी एकता की पटना में पहली बड़ी बैठक संपन्न हो गई है, लेकिन इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग ही बयान सामने आया है। जोर देकर कहा गया है कि जिस मीटिंग में कांग्रेस हिस्सा लेगी वहां आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी। बताया जा रहा है कि अध्यादेश विवाद की वजह से ही आम आदमी पार्टी खफा हो गई है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में कुल 274 सीटों पर चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जून थी, जो कि चली गई है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर हुई है, खुद चीफ जस्टिस भी हैरत में पड़ गए हैं। उनका सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 274 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में तृणमूल के अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वो सारे मसले पर अपना जवाब दाखिल करे। ये मसला वाकई गंभीर है। रियलमी भारत में अपनी नार्जो 60 सीरीज स्मार्टफोन के लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी देश में रियलमी नार्जो 60 सीरीज के तहत कई फोन पेश कर सकती है। नार्जो 60 सीरीज को कर्व्ड डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। टीजर इमेज से पता चला है कि फोन में डिस्प्ले पर होल पंच कटआउट मिलेगा। रियलमी ने फिलहाल किसी डिटेल की पुष्टि नहीं की है। भारत में दवा कंपनियों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। बता दें कि विदेशों में कुछ भारतीय दवाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है। जिन कंपनियों की जांच की जा रही है उनमें हिमाचल प्रदेश के 51 यूनिट की जांच की जा रही है, जबकि उत्तराखंड की 22, गुजरात की 9, दिल्ली की 5, तमिलनाडु की 4, पंजाब की 4, हरियाणा की 3, राजस्थान की 2 और मध्य प्रदेश की 14 कंपनियां शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जबकि 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आईटेल ने भारत में सुपर गुरु सीरीज के तहत नए फीचर फोन लॉन्च कर दिए हैं। सुपर गुरु सीरीज के नए फोन में मोबाइल पेमेंट सुविधा सबसे खास है और यूजर्स GS पे ऐप के जरिए आसानी से मनी ट्रांसफर और बिल पेमेंट जैसे UPI फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आईटेल सुपर गुरु फीचर फोन को कंपनी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे रिटेल प्लेटफॉर्म से भी खरीदा जा सकता है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली पनडुब्बी टाइटन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। पनडुब्बी ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशियन गेट ने गुरुवार देर रात इस बात की पुष्टि की है। ओशियन गेट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे CEO स्टॉकटन रस, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग और पॉल हेनरी नार्जुलेट अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 18 जून को ओशियन गेट कंपनी की पनडुब्बी टाइटन में सवार होकर ये सभी लोग 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गहरे समुद्र में उतरे थे। इस हादसे को अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। बता दें कि 14 अप्रैल 1912 की आधी रात को टाइटैनिक जहाज एक विशाल हिमखंड से टकराकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। जहाज में उस समय कुल 2200 लोग सवार थे, जिसमें से करीब 1500 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के वक्त टाइटैनिक लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था।
अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने रोनाल्ड रेगन सेंटर पहुंचे थे। यहाँ लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम ने कहा कि यहाँ मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूँ। उन्होंने बताया कि अब अमेरिका में ही H1B वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ अमेरिका और भारत की साझेदारी ने आत्मविश्वास दिया है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के इजिप्ट दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दिन की अमेरिकी विजिट से मोदी सीधे मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचेंगे। मोदी की इस विजिट को बायलैटरल ट्रेड के हवाले से बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी इसी साल हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। दूसरे शब्दों में कहें तो 6 महीने में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह दूसरी मुलाकात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 साल पुरानी शिया मस्जिद अल हाकिम भी जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हेडलाइंस। नमस्कार।